प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वह है विश्व भूगोल से। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, बीपीएससी में पढ़ाता हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ाना है बिग बैंग थ्योरी। ये जो बिग बैंग थ्योरी है, इससे बहुत ही ज्यादा सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब बनते हैं। ज्यादातर एग्जाम में महाविस्फोटक सिद्धांत को ही मान्य रखा गया है। ठीक है, तो हम लोग महाविस्फोटक सिद्धांत से शुरू करते हैं। देखो, इसे जो है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, इसी सिद्धांत को कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे विस्तारित ब्रह्मांड, विस्तारित ब्रह्मांड। ठीक है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, एक ही नाम है, कुछ भी कह दे डरिएगा नहीं। ठीक है, देखिए, कुछ भी बोल दे, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, याद रखिएगा हमेशा। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, इसलिए कुछ भी पूछ दे, डरना नहीं है। कॉन्सेप्ट में आपसे पूछ दे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना किसे कहते हैं, तो विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना जो है महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी को कहते हैं। ठीक है, मैं एक लाइन से कहानी बे कहानी आपको बताता चलूंगा, इसी हिसाब से हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलो देखो आगे। पहला तो आएगा आपको, ये जो सिद्धांत है इसको किसने दिया? यह जो सिद्धांत है, थ्योरी है, यह कौन देते हैं? तो एक पादरी हैं। ठीक है, बेल्जियम के पादरी हैं, बेल्जियम के पादरी हैं जॉर्ज लेमेत्रे। बेल्जियम के रहने वाले, कहाँ के हैं? बेल्जियम, बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, जॉर्ज जॉर्ज लेमेत्रे ने इसे दिया है। ठीक है, यह जो सिद्धांत है, जो बिग बैंग थ्योरी हम लोग बोल रहे हैं, जिसे अभी आपने विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना कहा है, इसको किसने दिया है? तो वो बेल्जियम के रहने वाले हैं। कौन है? पादरी हैं जॉर्ज लेमेत्रे, उनका नाम है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने महाविस्फोटक सिद्धांत को दिया। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत, यह जो सिद्धांत है महाविस्फोटक बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, अनुसार 13.7, ये मान याद रखिएगा, 13.7 अरब, 13.7 अरब वर्ष पहले, वर्ष पहले। ठीक है, मैं बिंदु में उपस्थित था। ठीक है, आज का ब्रह्मांड का ब्रह्मांड एक बिंदु में उपस्थित था। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। देखो, बिग बैंग थ्योरी जो है क्या है, मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, उसके बाद आगे लिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा बोल क्या रहे हैं। देखो, ब्रह्मांड जो था पहले एक बिंदु, जैसे कि ब्लैक होल या फिर इस तरह का एक बिंदु जैसा बना हुआ था, एकल बिंदु था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कि उसमें विस्फोट हुआ, विनाश हुआ, एकाएक विस्फोट हुआ, जिसी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, मैं एक कहानी के रूप में लिख के आपको समझाता हूँ, आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं अपने से बनाया हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखना। देखो देखो, अभी मैंने पढ़ाया एक बिंदु उपस्थित था, यानी ब्रह्मांड जो है वह एक बिंदु था। एक बिंदु को एकक बिंदु या एकल बिंदु कहा गया। ठीक है, एक बिंदु में उपस्थित था, जिसे एकक बिंदु या एकल बिंदु भी कहते हैं। बहुत सारे बुक में एकल बिंदु भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप दोनों समझ के चलो, एकक बिंदु या एकल बिंदु कहा गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ ना, एकक बिंदु निरंतर संपीड़ित हो रहा था। इसका मतलब था सब एक में संपीड़ित हो रहे थे, जुड़ते जा रहे थे, जुड़ते जा रहे थे, जुड़ते जा रहे थे, तो घनत्व में वृद्धि होगी। ठीक है, जिसके कारण इसके घनत्व में ऊर्जा का निरंतर विस्तार हो रहा था, वृद्धि हो रही थी। देखो, अब मान लो कोई एक प्लास्टिक है, उसमें आप कोई सामान रख रहे हो, रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, तो एक बार प्लास्टिक जो है फट जाएगी। समझ गए?
उसी तरह ब्रह्मांड में एकक बिंदु था जिसमें कि सभी घुसाते सभी रखते जा रहे थे तो घनत्व और ऊर्जा बढ़ती जा रही थी, ठीक है, वृद्धि होती जा रही थी। घनत्व के क्रांतिक सीमा क्या होता है मैं समझाता हूँ अभी, ठीक है। क्रांतिक सीमा को इन इंग्लिश आप बोलते हैं क्रिटिकल 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 ठीक है। क्रांतिक सीमा क्रिटिकल बाउंड्री सीमा, ठीक है। आप एक सीमा तक ही आप उसमें रख सकते हो, जैसे एक प्लास्टिक है उसमें आप सामान रख रहे हो, सेब रख रहे हो, तो रखते जाओ, एक ऐसा सीमा आएगा जो लास्ट उसका सबसे ऊपर हाई होगा, उसी को क्रांतिक सीमा कहते हैं, ठीक है। सबसे हाई सबसे ऊपर का जितना भर सकते हैं भर दिए, लास्ट हो गया, उसको बोलते हैं क्रिटिकल सीमा, ठीक है। के उपरांत आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले इसको भी मान्य दिया गया है एमएपी के द्वारा, मैं बता दूंगा। लगभग 13.7 साल पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले, ठीक है, एक महाविस्फोट होता है। अब महाविस्फोट समझ गए कैसे होता है? मान लो एक प्लास्टिक में हम लोग क्या रख रहे थे, सेब रख रहे थे, रखते जा रहे थे, एक अंत सीमा होगी उसकी जहां तक वो रख सकता था, ठीक है। उसके बाद भी उसमें अगर आप रखोगे तो प्लास्टिक फट जाएगा। उसी तरह ब्रह्मांड जो था एकक बिंदु था, उसमें सारे पिंड ये वो सभी चीज घुसते जा रहे थे, रखते जा रहे थे, लास्ट में वो एक बार ब्लास्ट होता है। जब ब्लास्ट होता है तो उसी ब्लास्ट को बिग बैंग कहते हैं, ठीक है। वो जब महाविस्फोट हुआ बड़ा सा, उसको बोले महाविस्फोट, जिसको इंग्लिश में बिग बैंग कहा गया, ठीक है। और यह सिद्धांत जो पादरी ने दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने, इसीलिए इसको बोला गया महाविस्फोटक सिद्धांत। क्लियर हो गया? और क्रांतिक सीमा आप लोग समझ गए। क्रांतिक सीमा उसको बोलते हैं जो एक लास्ट, इसका सबसे ऊपर हाई, जितना हाई तक आप भर सकते थे भर दी, इससे ऊपर नहीं रखा जा सकता। जैसे एक गिलास है उसमें आप पानी भर रहे हैं, अब पानी जो है गिलास के हाई तक भर दिए, और पानी भरिएगा तो पानी गिर जाएगा। उसका जो हाई है सबसे ऊपर का है, वही क्रांतिक सीमा है। उसका लास्ट पोजीशन जितना भर दिया है, इससे ऊपर आप नहीं भर सकते, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। और 13.7 अरब, आज से 13 पॉइंट यानी आज जो है उससे 13.7 अरब वर्ष पहले, कई सालों पहले एक महाविस्फोट हुआ था ब्रह्मांड में, ठीक है, जिसे बिग बैंग कहा गया। क्लियर हो गया? ठीक है। बिग बैंग कहा गया, इस लाइन को समझ गए। और इस सिद्धांत को जिसने दिया, जॉर्ज लेमेत्रे ने सिद्धांत को दिया, इसीलिए इसका नाम बिग बैंग थ्योरी रखा गया, ठीक है। अभी तक इतना दूर की कहानी समझ गए। अब एक डायग्राम मैं बनाता हूं और आप उससे समझोगे, बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया ये भी बताया। अब डायग्राम की मदद से हम लोग समझते हैं होता क्या है, ठीक है। ये देखो एक डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। आप इसको मैं लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो, जब कुछ नहीं था ब्रह्मांड में, कुछ नहीं था, कुछ सारा एकल बिंदु था। एकल बिंदु मतलब एक तरह से आप समझ लो ब्लैक होल था, ठीक है। ब्लैक होल में जो है सारा चीज समाया हुआ था। अब समाता जा रहा था, घनत्व और ऊर्जा बढ़ती जा रही थी, एक बार ब्लास्ट हुआ, महाविस्फोट हुआ, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ देखो सिंगुलैरिटी था, ठीक है, एकल बिंदु, सारा एकल बिंदु था। यहाँ होता है बिग बैंग, ठीक है। क्या होता है? बिग बैंग, महाविस्फोट होता है इसमें। ये सॉरी, ये है बिग बैंग, ठीक है। यह एकल बिंदु था, समाहित था, वो एकाएक से ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट हुआ तो अनंत दूरी तक, जहां तक जा सकता था वहां तक पहुंच गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, ठीक है। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क पार्टिकल्स में टूट गया, ठीक है। छोटे छोटे टूट गए, एकदम छोटे छोटे, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बना, प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना और क्वार्क पार्टिकल्स बना, ये जो छोटे छोटे हैं सभी टूट गए थे, तो इस तरह का बना, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, मैंने लिख दिया इसीलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद ये जब टूट गए तो ये बने एटम्स, इसको बोल रहे हैं एटम्स। एटम्स मतलब परमाणु, ठीक है। एटम्स बना। अब एटम्स में क्या होता है ना कि एटम्स जब आपस में रहते हैं तो दोनों में आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। सब एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स हुआ, ये इसके, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। सब अपना अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाया एटम और एटम के बीच। जब एटम और एटम मिलते हैं तो नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगा, यहाँ क्या लगा? अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। जब अट्रैक्शन फोर्स लगा तो नाभिकीय संलयन हुआ, दोनों के बीच क्या हुआ? नाभिकीय संलयन हुआ, जिससे क्या हुआ कि तारों का निर्माण हुआ। इसी के कारण तारों का निर्माण हुआ और क्या हुआ? ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। यह कब हुई? सवाल इस तरह से पूछेगा, ये जो हुई है नाभिकीय संलयन, ये सब जो प्रोसेस हुआ यह कब हुई है? तो इसी को बताया, यही बताया गया था कि 13.7 अरब वर्ष पहले। कब हुई थी? तो 13.7 अरब वर्ष
पहले जो है यह हुआ था, ठीक है, इसीलिए मैं लिखा था 13.7 अरब वर्ष पहले। एक सिंगुलैरिटी थी, एक एकल बिंदु था, वो सभी एक साथ जुड़ के थे, उसके बाद उसमें घनत्व बढ़ा और उसमें एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के कारण छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए। छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क पार्टिकल्स बोले, ठीक है। अब वो छोटे छोटे जब पार्टिकल्स जुड़े तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स किस चीज का निर्माण किए? एटम्स का निर्माण किए। अब एटम जो है, छोटे छोटे पार्टिकल एटम जो है, ये आपस में अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे को जो आकर्षित कर रहे थे, जोड़ रहे थे, ठीक है। तो दोनों जब जुड़ने लगे तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? नाभिकीय संलयन हुआ। नाभिकीय संलयन के द्वारा तारों का निर्माण हुआ है और ऊर्जा की उत्पत्ति हुई है। अभी मैं बताऊंगा तारों का निर्माण कैसे हुआ है। अब बस ये समझ लो, नाभिकीय संलयन हुआ जिसमें तारों का निर्माण और ऊर्जा की उत्पत्ति हुई। क्लियर हो गया? इसके अलावा ये सिंगुलैरिटी है, एकल बिंदु या एकक बिंदु है। इसमें बिग बैंग हुआ, ब्लास्ट हुआ, महाविस्फोट हुआ। कब हुआ? तो 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ। महाविस्फोट कब हुआ है? 13.7 अरब वर्ष पहले, ठीक है। इन दोनों में क्या हुआ? इन दोनों के बीच में परमाणु आपस में टकराए, ठीक है। परमाणु की आपस में टक्कर हुई, आपस में टक्कर हुई, ठीक है। परमाणुओं की आपस में क्या हुई? टक्कर हुई। जो दोनों के बीच में जब टक्कर हुई तो नाभिकीय संलयन हुआ। नाभिकीय संलयन के द्वारा तारों का निर्माण और ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, ठीक है। इस तरह से ये एटम्स मतलब क्या होता है? एटम्स मतलब होता है परमाणु, ठीक है, परमाणु। क्लियर हो गया यहाँ तक? और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और क्वार्क पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और क्वार्क पार्टिकल्स है। ये एकल बिंदु है। बिग बैंग इसी में हुआ है, इसी में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसको बिग बैंग का नाम दिया गया। छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये सब आप समझ गए। तारों का निर्माण कैसे होता है अभी हम लोग समझेंगे। ऊर्जा की उत्पत्ति हुई इसी से। नाभिकीय संलयन हुआ, ब्लास्ट हुआ, तो आप समझ रहे हो उसमें कुछ ऊर्जा निकली हुई, तो ऊर्जा की उत्पत्ति भी हुई है। और ये सब एटम्स, ये सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। जब ये एक दूसरे से आकर्षित आपस में टकराते हैं तो नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ दोनों में, जिसको नाभिकीय संलयन कहा गया, ठीक है। तारों का निर्माण, ये समझ गए आप लोग? पूरा क्लियर है, ठीक है। चलो अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। अभी तक हम लोग जाने कि कैसे महाविस्फोट हुआ, परमाणु आपस में अट्रैक्ट हुए, उन पे आकर्षण बल लगा, वो दोनों एक दूसरे से टकराए, नाभिकीय संलयन हुआ, उसके बाद तारों का निर्माण होता है और ऊर्जा की, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखो उसी बात को मैंने लिखा है। देखो महाविस्फोट यानी बिग बैंग के बाद सेकेंड के कुछ ही हिस्से में एकल बिंदु का एक पदार्थ अनंत दूरी तक फैल गया। इसका मतलब है कि कुछ ही सेकेंडों में, 1 सेकंड से भी कम टाइम में ही जो है, जब महाविस्फोट हुआ तो अनंत दूरी तक जो है उसके पदार्थ छोटे छोटे वो फैल गए। पूरा छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो सभी फैल गए, एक अनंत दूरी तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो फैल गए। इसके बाद ऊर्जा, ऊर्जा के ठंडे होने और संघनित होने, धीरे धीरे वो ठंडे हुए, ठीक है, संघनित हुए। उनसे क्या बना? न्यूट्रॉन बना। न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ, प्रोटॉन का निर्माण हुआ, इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ, क्वार्क यानी क्वार्क पार्टिकल्स का निर्माण हुआ, ठीक है, निर्माण हुआ। उसके बाद तत्पश्चात इसके बाद विभिन्न परमाणुओं का निर्माण हुआ। धीरे धीरे परमाणु का निर्माण हुआ। पहले क्या हुआ? एक महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट के बाद छोटे छोटे कणों में टूट गया। इसका मतलब उसमें जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क पार्टिकल्स, इन सभी का निर्माण हुआ। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे एटम्स का निर्माण किया। एटम्स का किया? टकराया एक दूसरे से, ठीक है। इसी बात को बस लिखना है, ठीक है, पूछता है इसलिए। आपस में टकराए, टकराने के बाद जो है आपस में टकराए जिसके कारण न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, फ्यूजन, नाभिकीय संलयन हुआ, ठीक है। नाभिकीय संलयन होने के बाद तारों का निर्माण, ये आगे का कार्यक्रम हुआ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और बात को हम लोग लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हुए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, वही बात है, सेम है। देखो परमाणुओं में उपस्थित द्रव्यमान के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय शक्ति, जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, आकर्षण प्रतिकर्षण शक्ति व्याप्त होने लगी। पहले फूटा फिर बढ़ा, ठीक है। परमाणुीय नाभिकों में टक्कर से उत्पन्न उष्मा ऊर्जा के प्रभाव से नाभिकीय संलयन पर, मैंने आपको बताया एटम्स थे छोटे छोटे इसके अंदर, ठीक है। वो एटम्स क्या किए?
एक दूसरे से आकर्षण प्रतिकर्षण का बल लगाए, उसके बाद जो है दोनों के बीच संलयन हुआ, दोनों के बीच जो आपस में टक्कर हुई, इससे जो है नाभिकीय संलयन शुरू हो गया। ठीक है, इसी बात को इसमें भी बताया गया, मैंने लिख के बताया ताकि आपको दोबारा से गलती ना हो। ठीक है, क्लियर हो जाओ इसमें। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं सबसे पहले क्या थी? सबसे पहले थी सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब मैंने आपको बताया, पूरा ब्रह्मांड जो था एक था, एकल बिंदु पे अवस्थित था। वो एकल बिंदु के बाद क्या हुआ? सिंगुलैरिटी उसी को बोल रहे हैं, एकल बिंदु में अवस्थित था। ठीक है, उसके बाद ये जो एकल बिंदु था, इसको एकल बिंदु आप कह लो, एकल बिंदु में महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट को हम लोग क्या बोले? बिग बैंग। ठीक है, बिग बैंग, बिग बैंग, महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट हुआ, देखो एकल बिंदु था, एकल बिंदु को क्या हुआ? महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट जब हुआ तो उसमें छोटे छोटे कण बने, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण को हम लोग बोले क्या क्या बना? इलेक्ट्रॉन बना, प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना, और क्या बना? क्वार्क पार्टिकल्स बने। ठीक है, क्वार्क पार्टिकल्स। ठीक है, सबसे पहले सिंगुलरिटी एकल बिंदु था, एकल बिंदु जो है वो आप विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, जिसको हम लोग बिग बैंग कहे। बिग बैंग जो है छोटे छोटे कण में बदले, छोटे छोटे कण में टूट गए, बदले सॉरी, छोटे छोटे कण में टूट गए, तो इलेक्ट्रॉन बना, प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना और क्वार्क पार्टिकल्स बने। क्वार्क पार्टिकल्स तक का निर्माण हुआ, इसमें टूट गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स छोटे छोटे कणों में टूट गए। ठीक है, टूटने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो है उसके बाद एटम्स का निर्माण होता है। ठीक है, एटम्स बनते हैं, एटम्स मतलब परमाणु, परमाणु का निर्माण हुआ। परमाणु क्या किए कि आपस में टक्कर किए, दोनों के बीच में आकर्षण फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, दोनों जो है आपस में टकराए। टकराने के बाद यहाँ पे हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, दोनों के बीच आपस में टक्कर हुई, जिससे नाभिकीय संलयन का प्रक्रिया शुरू हो गया। जैसे ही यहाँ नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो यहाँ से जो है आपको बना दो चीजें, एक तो ऊर्जा का उत्पत्ति हुआ, मैंने बताया आपको डायग्राम में कि ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, और दूसरा क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्टार। फॉर्मेशन ऑफ स्टार यानी फॉर्मेशन ऑफ स्टार, स्टार तारे का निर्माण हुआ। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में आएगा फॉर्मेशन ऑफ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ स्टार। ठीक है, लास्ट यही हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्टार। अब तारे का निर्माण हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे तारे जो है आगे का प्रोसेस, इसके अलावा श्वेत वामन क्या होता है, लाल दानव क्या होता है। ठीक है, ये सभी बातों को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से आगे थोड़ी सी प्रक्रिया और है, मैं बताता हूँ, उसके बाद आकाश गंगाओं के बारे में बताऊंगा, और थोड़ा बहुत गैलेक्सी ब्रह्मांड ये सब थोड़ा बहुत चलेगा, और उसके बाद हम लोग क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, तारे का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तारे किस प्रकार से बने, इन सभी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या हुआ कि नाभिकीय संलयन हुआ, यहाँ तक की प्रक्रिया हम लोग समझ गए, दोनों एटम्स आपस में टकराए तब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, इसमें क्या क्या बना? ऊर्जा, नाभिकीय संलयन से युक्त क्षेत्र जैसे ऊर्जा, उष्मा तथा प्रकाश दो से बने जो हुए वो तारे कहलाए। ठीक है, इनसे जो बने उष्मा, ऊर्जा तथा प्रकाश से जो बने वे तारे कहलाए। ठीक है, अब देखो तारे का समूह, मैं यहाँ बताऊं, तारों के समूह तथा, यहाँ मैं लिखूं तथा, तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, तारों के समूह को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा, मतलब गैलेक्सीज कहते हैं। ठीक है, आकाश गंगा कहते हैं, आकाश गंगा मतलब गैलेक्सीज। ठीक है, गैलेक्सीज कहते हैं। देखो मैं एक दो बात आपसे पूछता हूँ अभी, थोड़ा सा आप बताना। ठीक है, देखो मैं आपको फिर से एक लाइन समझा देता हूँ। देखो नाभिकीय संलयन हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको भी हम लोग बोल रहे थे, उसमें क्या हुआ? उष्मा, ऊर्जा तथा प्रकाश से जो बने वो तारे बने, जो उष्मा ऊर्जा और प्रकाश से बने वे तारे कहलाए। ठीक है, और तारों का समूह, द ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सीज। ठीक है, तारों के समूह को क्या बोले? आकाश गंगा कहे। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि एक आकाश गंगा में, एक गैलेक्सीज, इंग्लिश में लिख देता हूँ, एक गैलेक्सीज में कितने तारे हो सकते हैं? एक जो आकाश गंगा जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें कुल कितने तारे हो सकते हैं लगभग? तो एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं।
100 अरब तारे होते हैं, ठीक है। आप याद रखो, एक सूर्य जो है वो तारा है, वैसे वैसे 100 अरब तारे हैं, ठीक है। एक गैलेक्सीज में 100 अरब तारे होते हैं, ठीक है। और एक ब्रह्मांड, एक यूनिवर्स में कितने आकाशगंगा यानी गैलेक्सीज हैं, एक यूनिवर्स में कितने आकाशगंगा या कितने गैलेक्सीज हैं अगर आपसे पूछे तो आप बोलना कि 100 अरब गैलेक्सीज हैं, ठीक है। 100 अरब आकाशगंगा है, ठीक है, याद रखना आकाशगंगा है। देखो मैं इस बात को फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक यूनिवर्स जो होता है, एक पूरा ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सीज हो रहे हैं। एक ब्रह्मांड के अंतर्गत 100 अरब आकाशगंगा है, ठीक है। और एक आकाशगंगा के अंदर 100 अरब तारा है, जिसमें कि एक सूर्य भी तारा है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टार्स। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूं स्टार्स। स्टार्स मतलब तारे। अब हम लोग तारे के बारे में जानेंगे, तारे क्या होता है। अभी हम लोग जान गए नाभिकीय संलयन हुआ जिससे कि तारे का निर्माण हुआ, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि तारे कैसे बनते हैं, तारे को कैसे कैसे ढांचा मिला जाता है, कैसे वो सारा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पहले तो आप लोग जान लो तारा है क्या। तारा एक खगोलीय पिंड है। तारा क्या है? तारा एक खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड है जिसका निरंतर विस्तार हो रहा है। पिंड है जिसका निरंतर विस्तार हो रहा है, ठीक है। निरंतर विस्तार हो रहा है, ठीक है। तारा क्या है? एक खगोलीय पिंड है जिसका निरंतर विस्तार हो रहा है। निरंतर उष्मा और ऊर्जा प्रकाशित कर रहे हैं, वो एक ही बात है। जिसका निरंतर विस्तार हो रहा है या निरंतर, यहाँ एक और लाइन दे दो, या निरंतर उष्मा और ऊर्जा, उष्मा और ऊर्जा, उष्मा और ऊर्जा का उत्सर्जित कर रहे हैं। तारा जो है एक खगोलीय पिंड है, क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है जिसका निरंतर विस्तार हो रहा है और उष्मा और ऊर्जा प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है। प्रकाशित कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस बात को आपको एक लाइन में समझा देता हूँ, आप अभी समझ जाओगे। देखो तारा जो है, तारा का एक तो निर्माण, तारा क्या है? तारा एक खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडी जिसका निरंतर विस्तार हो रहा है या उष्मा और ऊर्जा प्रकाशित कर रहे हैं। धीरे धीरे तारा जो है बड़ा हो रहा है, ठीक है। बड़ा होते 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 अगर वह, मैं अभी बताऊंगा श्वेत वामन के बारे में, अगर वह सूर्य से छोटा होके फूट जाता है तो श्वेत वामन बनते हैं, ठीक है। ये सब मैं बताऊंगा, अभी मैंने बताया नहीं, बस आप समझो। तारा जो है एक खगोलीय पिंड है, एक सेलेस्टियल बॉडी जिसका निरंतर विस्तार हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, प्रोसेस बढ़ते जा रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जो उष्मा और ऊर्जा भी प्रकाशित कर रहा है। क्या कर रहा है? तो उष्मा और ऊर्जा प्रकाशित करता जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम लोग समझ गए, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम लोग समझेंगे। देखो तारे का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तारे बन रहे हैं, ध्यान से देखना। तारों में यानी स्टार्स में, इन स्टार्स नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इन इंग्लिश, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया संपन्न होने से बड़ी मात्रा में, अब देखो जब नाभिकीय संलयन समाप्त हो रहा है तो तारे जो हैं बड़ी मात्रा में क्या उत्पन्न कर सकते हैं? एनर्जी देंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे, ताप देंगे, बहुत ज्यादा हीट देंगे, ठीक है। और क्या देंगे? बहुत ज्यादा लाइट देंगे, ठीक है। ये उत्सर्जित करने लगते हैं, ये उत्पन्न करने लगते हैं, अपने अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करने लगते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और इसमें एक लाइन, तारे किस चीज के बने होते हैं? आपसे ये सवाल पूछे कि क्वेश्चन पूछ दे कि तारे किस चीज के बने हैं? तारे किस चीज के बने होते हैं? किस चीज से बने होते हैं या किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। एक ही बात है, पूछने का सिर्फ घुमाने का अंतर है और कुछ नहीं, ठीक है। तारे किस चीज से या किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, ये सवाल आपसे पूछे तो आपको आंसर देना है, आपको यहाँ आंसर देना है। इसलिए आप इसको कॉपी में लिख लो कि तारे किस चीज के या किन चीजों से मिलकर बने होते हैं। आप ऐसा पूछे तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर देना है, ठीक है। किस चीज से मिलकर बने होते हैं? तो एक तो हाइड्रोजन, ठीक है, और क्या? हीलियम। हीलियम, सबसे ज्यादा मात्रा हाइड्रोजन का होता है,
कुछ परसेंट मात्रा हीलियम का होता है, ठीक है। और गैस, हीलियम गैस व धूलकणों, हीलियम गैस व धूलकणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। देख लो, तारे का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तारों में हाइड्रोजन हीलियम धूलकणों के विशाल बादलों के धूलकणों के विशाल बादलों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। मिलकर बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें एक लाइन मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे बताऊंगा नेबुला क्या होता है, ठीक है। नेबुला में ही तारे का निर्माण होता है वैसे, ठीक है। मैं नेबुला क्या होता है कल बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आप एक लाइन ये समझ लो, तारे किस चीज के बने होते हैं आपसे पूछे तो हाइड्रोजन, सबसे अधिक ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन होता है, और हीलियम गैस व धूलकण से मिलकर, धूलकण के विशाल बादल जो होते हैं, विशाल काय बादल भी यहाँ दे सकते हो आप, विशाल काय बादलों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। 4 हाइड्रोजन मिलकर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया करते हैं, हीलियम भी बनता है और धूलकणों से मिलकर जो है तारों का पूर्णतः निर्माण होता है, ठीक है। अब भौतिक आधार पर जो है, रंग रूप के आधार पर तारों के अलग अलग प्रकार हैं, इन सभी चीजों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। बाद में मतलब कल के क्लास में हम लोग ये सब को पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग बहुत कुछ सीखे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग बिग बैंग थ्योरी सीख लिया। सबसे महत्वपूर्ण जो थ्योरी है ना वो बिग बैंग का ही है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी और तारों का निर्माण कैसे होता है ये बात हम लोग जाने, ठीक है। तारों किस चीज का बना होता है तो हाइड्रोजन हीलियम गैस व धूलकणों से मिलकर बना होता है। विशालकाय बादलों में तारों में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद क्या निकालती है तो बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकालती है, हीट निकालती है और लाइट निकालती है, बहुत अधिक मात्रा में निकालती है स्टार्स, ठीक है। और स्टार्स जो है हाइड्रोजन हीलियम से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन हीलियम गैस धूलकणों से मिलकर बना होता है। और क्या होता है कि वह जो तारा है वह हमेशा निरंतर प्रकाश और ऊर्जा उत्सर्जित करती रहती है और उसका निरंतर विस्तार होता जा रहा है, ठीक है। जैसे सूर्य एक तारा है, सूर्य अपना प्रकाश भी दे रही है, इसके अलावा हीट भी दे रही है, उसमें गर्मी है, जैसे हम लोग बाहर सनलाइट लेते हैं तो गर्मी लगती है, ठीक है। इसके अलावा उसका निरंतर विस्तार होता जा रहा है, एक समय आके वो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, महाविस्फोट हो जाएगा। जब महाविस्फोट होगा तो वो लाल दानव बनेगा, ठीक है। मैं बता दूंगा ये ऐसा क्यों होगा, श्वेत वामन क्यों नहीं बनेगा ये मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं आपको लोगों को बताना चाहूंगा कि लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब कर दे, एक लाइक कर दे, मन है तो कमेंट भी कर दे। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।